आज हम देखते हैं लाज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस के बारे में हम देख चुके हैं। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। और इसमें एक खास बात यह भी है कि जब ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है तो उसके अंदर एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। वो इस तरह की मेम्ब्रेन होती है जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को तो पास होने देती है। उसके अंदर जो होल्स होते हैं उस तरह से होते हैं कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उनमें जा सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर नहीं जा सकते। तो अर्धपारगम्य झिल्ली जैसे एनिमल मेम्ब्रेन है या कृत्रिम भी बनाते हैं, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड की मेम्ब्रेन है, तो इस तरह से ये इसके अंदर होती है। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के दौरान ऑस्मोटिक प्रेशर उत्पन्न होता है जिसको अपन पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम आज देखते हैं ऑस्मोटिक, ये लाज इससे संबंधित लाज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। लाज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो ला है ये वान टॉप के दिए हुए हैं। वान टॉप ने जब डाइल्यूट सॉल्यूशंस की स्टडी की तो उसने पाया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे गैसें बिहेव करती है। जैसे गैसों के नियम होते हैं, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाड्रो का नियम, वो गैसों के ऊपर लागू होते हैं। तो उसने देखा कि ये सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर भी ये लागू हो रहे हैं। तो उसने कुछ ये नियम दिए जो इस तरह से है। एक है वान टॉप बायल्स लॉ। परासरण दाब, विलयन का जो परासरण दाब है वो स्थिर ताप पे, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर उनकी सांद्रता के प्रोपोर्शनल होता है, विलयन की सांद्रता के प्रोपोर्शनल होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर परासरण दाब विलयन की कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है, ये परासरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी परासरण दाब बढ़ेगा। हम इसको कंसंट्रेशन को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, एन अपॉन बी से, मोल्स कितने हमने डिसॉल्व किया है, क्या है नंबर ऑफ मोल्स, और बी वॉल्यूम है। अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टी पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 ये वाली। अब हम देखते हैं दूसरा, प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर लॉ। इसको दूसरा नाम इसका यो भी है वान टॉप चार्ल्स लॉ, और वान टॉप चार्ल्स। देखिए ये तो हमने अभी देखा वान टॉप बायल्स लॉ, ये जो गैसों के बायल के नियम के अनुरूप ही है। उसके अंदर ही हमने ये देखा था कि पी वी इक्वल टू कांस्टेंट या पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, जैसा अपन यहाँ देख रहे हैं। वैसे ये सॉल्यूशन के लिए गैसों की तरह ही इसमें भी रिलेशनशिप आ रहा है। अब हम देखते हैं प्रेशर टेम्परेचर लॉ, ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, या वान टॉप चार्ल्स लॉ भी इसको कहते हैं। और इसके अनुसार ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर
टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इसके प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। अगर हम सांद्रता को इस पर ले लें, कांस्टेंट ले लें, तो जो परासरण दाब है विलयन का वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ये है प्रेशर टेम्परेचर लॉ और वार्न का चार्ल्स लॉ। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर परासरण दाब भी बढ़ेगा। सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन स्थिर रखते हुए, तो परासरण दाब भी बढ़ेगा। ये है प्रेशर टेम्परेचर लॉ। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है ये वाली। अब हम दोनों को काम में लेते हुए एक जनरल इक्वेशन निकालेंगे। जनरल इक्वेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। जनरल इक्वेशन, ये जो जनरल इक्वेशन है वो वैसी ही है जैसे हमने गैसों के लिए आदर्श गैस समीकरण देखा है। गैसों के लिए आदर्श गैस समीकरण जो है वो Pv बराबर nRT होता है। वैसी इक्वेशन यहाँ भी हमें सॉल्यूशंस के लिए प्राप्त होगी। ये जो जनरल इक्वेशन है ये सॉल्यूशंस के लिए, जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये जो दो लॉ हैं उनको हम काम में लेंगे। पहला हमने ये देखा था पाई प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और दूसरा पाई प्रोपोर्शनल टू टी। ये हम देख चुके हैं एट कांस्टेंट टी, ये तो एट कांस्टेंट टी, और ये क्या था एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। अगर हम इसको मिला दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं और अगर हम इक्वल का निशान लगाएं तो हमें कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। यहाँ हमने एस यूज किया है, एस जिसको हम सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं। सॉल्यूशन कांस्टेंट कहलाता है। अब देखिए ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो रही है, 1 और 2 से हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो रही है। अब अगर C को हम n/v लिखते हैं, C को हम n/v लिखते हैं तो ये मान यहाँ रख दीजिए पाई = n/v st। तो इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पाई v बराबर nst, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो ये वैसी इक्वेशन है जैसे गैसों के लिए Pv बराबर nRT आ रही थी, वैसी इक्वेशन इससे सॉल्यूशन के लिए क्या प्राप्त हो रही है, पाई v बराबर nst। अब इसमें आप ये भी देखिए कि ये जो s है ये सॉल्यूशन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू उतनी ही आती है जितनी r की वैल्यू आती है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू आती है। सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू भी ये देखा गया कि गैस कांस्टेंट के बराबर ही आती है। जैसे लीटर एटमॉस्फेयर में हमने R की वैल्यू देखी थी, R = 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये यही वैल्यू S के लिए आती है। तो सॉल्यूशन कांस्टेंट का मान यानी S के स्थान पे हम R लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन सॉल्यूशंस के लिए जनरल इक्वेशन है। जैसे गैसों के लिए Pv बराबर nRT है, वैसे डायल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ये इक्वेशन। तो
ये जनरल इक्वेशन। इसके बाद हम देखते हैं एवोगैड्रो, वन था एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो का जो गैसों के लिए है, उसी तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। वन था एवोगैड्रो लॉ। देखिए जैसे दो सॉल्यूशन हम लें, एक नंबर ये एक सॉल्यूशन है ये, और ये दूसरा सॉल्यूशन हमने लिया। एक सॉल्यूशन ये बनाया, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाया। मान लीजिए जो फर्स्ट सॉल्यूशन हमने बनाया उसके अंदर हमने N1 मोल डिजोल्व किए और उसका वॉल्यूम V1 है। ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और उसका वॉल्यूम V1 है। वॉल्यूम V1 लीटर में आ रहा है। उसका ऑस्मोटिक प्रेशर I1 है और उसका टेम्परेचर T1 है। अब ऐसे ही हमने दूसरा सॉल्यूशन लिया, दूसरा सॉल्यूशन ये वाला लिया, इसके अंदर हमने N2 मोल्स सॉल्यूट के डिजोल्व किए, उसका वॉल्यूम V2, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मापा मान लीजिए π2 है और टेम्परेचर T2। दो सॉल्यूशन है इस तरह से। अब हमने ये इक्वेशन अभी जो हमने निकाली थी जनरल इक्वेशन, वो दोनों के लिए लगा सकते हैं अप्लाई। फर्स्ट के लिए हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, π1, ये इक्वेशन क्या थी अभी अपन ने लिखी थी, πv = NHT, इस तरह थी। ये जो जनरल इक्वेशन अभी अपन ने देखी थी यही है, πv = NHT। अब ये दोनों सॉल्यूशन है, इनके लिए अप्लाई करिए। ये पाई पहले के लिए हमने पाई के स्थान पे π1, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर वॉल्यूम कितना है V1, एन के स्थान पे कितना लिखेंगे N1 मोल्स लिए हमने, S सॉल्यूशन कांस्टेंट वैसे की वैसे रहेगा दोनों में, T इसमें टेम्परेचर T1 है। तो ये इक्वेशन हो गई पहले सॉल्यूशन के लिए। अब दूसरे के लिए भी करिए, π2, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है, वॉल्यूम V2 है, मोल्स की संख्या N2 है और S और T2। अब देखिए अगर हम टेम्परेचर को बराबर ले लें दोनों में, T1 बराबर T2 और वॉल्यूम भी बराबर ले लेते हैं दोनों, V1 बराबर V2, और मान लीजिए उनके जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी बराबर आ रहे हैं, यानी वो सॉल्यूशंस आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस यानी समपरासारिक विलयन, जिनके परासर दाब समान हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हो, आइसोटोनिक। कौन से सॉल्यूशंस हैं, जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं, जिनके परासर दाब बराबर हो, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो मान लीजिए ये ऐसे हैं जिनके परासर दाब बराबर। अब अगर ऐसा होगा, देखिए अगर टेम्परेचर दोनों का बराबर हो, दोनों सॉल्यूशंस का वॉल्यूम भी बराबर हो, परासर दाब भी बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि N1 का मान N2 के बराबर ही होगा। ये यानी ऐसे विलयन ले लें जिनका आयतन बराबर हो, समान ताप पे ले रहे हैं और उनका परासर दाब भी बराबर हो, तो उनके अंदर जो घुले हुए विलय के मोलों की संख्या है वो भी बराबर होगी। तो ये वैसा ही है जैसे
गैसों के लिए एवोगैड्रो का नियम है। इसको हम इस तरह से भी देखो इसको कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम ताप को समान ले लें, दोनों विलयनों के ताप को समान ले लें और उसके अंदर जो विलय घुला हुआ है उनको भी समान ले लें और उनका आयतन भी समान ले लें, तो उनका परासरण दाब समान होगा, इक्वल होगा। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं। तो ये है बर्न का एवोगैड्रो लॉ।